अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी। बहुत मेहरबानी आपकी तशरीफ़ आवरी की। आज अडयाला में हमारी वकला की टीम की खान साहब से मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा साहब थे, इंतज़ार पंजोता साहब थे, उसमें शुआइब शाहीन साहब थे और नईम पंजोता साहब थे। एज़ यूजुअल जब वो बात करते हैं खान साहब तो बहुत फ्रैंकली और बहुत ब्लंटली बात करती हैं। आज की गुफ्तगू भी उनकी वकला के साथ कुछ इसी किस्म की थी। और इफ़ आई एम राइट टू स्टेट दिस, सलमान साहब कि उन्होंने कहा था कि आप इसको शेयर करें, तो इट्स ओवर टू यू सलमान साहब। जी बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि रऊफ़ साहब ने कहा, आज हमारी इमरान ख़ान साहब से अडयाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई और इमरान ख़ान साहब बहुत पुरज़म नज़र आए। उनके जहन में कुछ ख़यालात हैं, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ फ़िक्र भी है और इन ख़यालात और इन अफ़कार का उन्होंने हमसे तकाज़ा किया कि हम आवाम के साथ, आपके साथ इनको शेयर करें, आप तक ये बात पहुँचाएँ। इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है और इमरान ख़ान साहब को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को अपना फ़ैसला दे चुके हैं और अगर इस फ़ैसले को अब झुटलाया जाता है, जैसा कि इस वक्त सूरत हाल है, इस फ़ैसले को रद्द किया जाता है एक जाली रिज़ल्ट के ज़रिए, तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी दलील हमारी तारीख़ भी है और इसकी दलील हमारी अक्ल भी है। देखिए, जब हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे सामने 1970 का इलेक्शन आता है। 1970 का इलेक्शन खान साहब ने बारहा कहा कि उनकी आंखों के सामने है। 15 मार्च 1970 वो ढाका में मौजूद थे, एक अंडर 19 टीम के साथ मैच खेलने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा वहाँ क्या समा था। जब आप एक आवाम के दिए गए फ़ैसले को वोट के ज़रिए, जो जमहूरी तरीका है, जो एक आइनी तरीका है, उसको आप रद्द करते हैं तो उसका रद्द अमल ज़रूर होता है। अवाम और रियासत का रिश्ता, खान साहब ने बारहा कहा, वोट के ज़रिए है। आप वोट को जब पामाल करते हैं, वोट को इज़्ज़त नहीं देते, तो आप अवाम को इज़्ज़त नहीं देते। और जब आप अवाम को धुतकारते हैं तो आप नहीं ये मफरूज़ा कायम कर सकते कि मईशत तरक्की करेगी, मुल्क जो है मुस्तहकम रहेगा। यही कुछ 1970 में हमने भुगता। उस वक्त के डिक्टेटर याहिया खान का एक 10 साला प्लान था। उनका ये ख्याल था कि इलेक्शन में एक हंग पार्लियामेंट सामने आएगी, यानी कि किसी को भी पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल नहीं होगी। लेकिन जब अवाम ने अपना दो टोक फ़ैसला सुनाया, जब मुजीबुर रहमान साहब की पार्टी 162 में से 160 या 161 सीटें जीत गई, तो उसके बाद बिल्कुल वाज़ेह था कि मुल्क में क्या होना चाहिए था। होना यही चाहिए था कि अवाम की मुंतखब करदा जमात को इक़्तिदार थाम दिया जाता, दे दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि कोई प्लान पहले से मौजूद थी मनसूबा साज़ों के जहन में। याहिया खान साहब ने एक प्लान बनाई हुई थी, जिस प्लान में ये शामिल था कि पार्लियामेंट हंग होगी, जिसके नतीजे में उनको बतौर सदर और आर्मी चीफ कबूल किया जाएगा और वो मज़ीद अपने इक़्तिदार को तूल देंगे। जब ऐसा ना हुआ तो उनको एक लश्कर कशी करना पड़ी। उस लश्कर कशी के बाद झूठे फ्रॉड बाय इलेक्शन कराए गए, जिनमें अवामी लीग से 80 सीटें छीन ली गई। उन इलेक्शनों को किसी ने कबूल ना किया और पाकिस्तान, हमारी अजीज़ मुमलिकत, हम जानते हैं किस साने से दो चार हुई। आज खुदा न खास्ता ऐसी हरगिज़ सूरत हाल नहीं कि वतन अजीज़ की सालमियत को कोई अंदेशा हो, कोई उस हवाले से हमें गुमान हो। हम सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोशा है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा है। हम सब पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए सोचते हैं। लेकिन हम आपसे, आपके तवस्सुत से, अवाम से और मुक़्तदरा से ये दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाए, पाकिस्तान की अवाम को मज़ीद ना ठुकराया जाए। इसी में हम सब की फ़लाह है, इस रियासत की फ़लाह है, इस रियासत की मईशत की फ़लाह है। कहा जाता है कि हमारी मईशत तरक्की करेगी अगर फ़लाँ मुल्क से इतने बिलियन डॉलर आ गए, फ़लाँ मुल्क हमें इतने बिलियन डॉलर का फ़लाँ मंसूबा दे देगा। देखिए, ये सब खाम ख्याली है। जब तक कौम और रियासत में रब्त ना हो, जब तक कौम और रियासत में एतमाद का रिश्ता ना हो, कोई मईशत तरक्की नहीं करती। जब चीन ने तरक्की शुरू की या भारत ने तरक्की शुरू की, तो सबसे पहले वहाँ जो गैर मुल्की, गैर ममालिक में
मुकीम भारतीय थे या गैर ममालिक में मुकीम चीनी थे, उन्होंने सबसे पहले सरमायाकारी की, इन्वेस्टमेंट की। उनके ज़रिए बाकी दुनिया को एतमाद पैदा हुआ, बाकी दुनिया को नज़र आया और हज़ारों बिजनेसेस ने अपने तौर पे आकर वहाँ सरमायाकारी की। इससे सनत ने तरक्की की, इससे मईशत ने तरक्की की। ऐसा नहीं होता कि कोई दोस्त मुल्क आपको 5, 10, 20 बिलियन डॉलर पकड़ा दे और आप दौड़ना शुरू हो जाएं। सीपेक के तहत हमारे मुल्क में 60 बिलियन डॉलर तो आ चुका 2015 और 2020 के दरमियान। क्या हमें उसका फ़र्क नज़र आया अपनी मईशत पर? फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आता कि इस वक्त कौम और रियासत के दरमियान एक खला पैदा कर दी गई है। जब तक पूरी कौम जुट कर एक नस्बुल ऐन के पीछे खड़ी नहीं होती, और उस नस्बुल ऐन के पीछे कौम तब खड़ी होगी जब कौम को ये एहसास होगा कि उसको इज़्ज़त दी गई है, उसके वोट को तस्लीम किया गया है, उसकी तय करदा क़यादत को इक़्तिदार दिया गया है, तब अवाम आपके साथ होगी। ये मईशत तरक्की करेगी, ये मुल्क तरक्की करेगा। खान साहब ने बार बार ये कहा कि आपको हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट याद दिलाऊं कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। पाकिस्तान के हर शख्स को, हर शहरी को मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। इमरान खान साहब का भी ये तकाजा है। हमें तारीख़ से सीखना है। जो गलतियाँ हम कर चुके 1970 में, 1971 में, उन गलतियों को हमें नहीं दोहराना। लेकिन बदकिस्मती से यह नज़र आता है कि आज फिर हम उन गलतियों को दोहराने चले हैं, आज फिर हम आवाम को धुतकारने चले हैं। ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। उस वक्त भी एक प्लान थी, गालिबन उसका नाम भी लंदन प्लान था। आज भी बज़ाहिर एक प्लान थी, एक लंदन प्लान थी, जिसके तहत मनसूबा साजी की गई कि हुकूमत को गिराना है, PTI की हुकूमत को, उसके बाद एक मलगूबा किस्म की हुकूमत कायम करना है। और वो प्लान आज तक कार फरमा है। इसीलिए इस इलेक्शन के रिज़ल्ट को धुतकारा गया, झूठे रिज़ल्ट हमारे सामने पेश किए गए, जीते हुओं को हरवाया गया और आज फिर फ़रेब पर खड़ी एक हुकूमत कायम कर दी गई है। ये उस प्लान का हिस्सा है। ये फ़रेब नहीं चल सकता, ये फ़रेब बहुत दूर तक नहीं जाएगा। प्लान अगर ये थी कि शरीफ ख़ानदान के लोगों को लाकर इस मुल्क पर हुकूमत देनी है, मुसल्लत करना है, तो हमें वो होता नज़र आ रहा है। लेकिन आप देखिए इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ा। मैं आपको वापस लेकर जाता हूँ 25 मई 2022 की जानिब, जब एक लॉन्ग मार्च हुई। उससे पहले के 3-4 दिन बहुत अहम हैं। इमरान खान साहब ने कहा कौम को याद दिलाया जाए कि 20 मई को उन्होंने कहा था मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, लेकिन 20 मई को उन्होंने नहीं किया, उस ऐलान को मौखर किया, इसी उम्मीद में कि जो मनसूबा साज हैं, जो मुक़्तदरा है, वो उनसे बात करेगी और जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया उनके इक़्तिदार को गिराने के लिए, उसकी तलाफ़ी करेगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। 22 मई को उन्होंने मार्च का ऐलान किया और फिर उसके बाद मुल्तान में जलसा करने के बाद वो सीधे पेशावर चले गए। उनका इरादा इस्लामाबाद आने का था और उसी शाम इस्लामाबाद बनी गाला में उनके घर पे धावा बोला गया, वो मौजूद नहीं थे। लिहाजा ऐसा नहीं है कि उनके किसी अमल की वजह से कोई चीज़ बदली। कहा यह जाता है कि 25 मई को इलेक्शन का ऐलान होना था और उनके किसी अमल की वजह से 25 मई 2022 को इलेक्शन का ऐलान ना हो सका। ये बिल्कुल गलत है। खान साहब ने बारहा ये कहा कि एक प्लान थी, उस प्लान में उनको बाहर रखना बिल्कुल उस प्लान का मकसद था। ये हो ही नहीं सकता कि 25 मई को इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता, क्योंकि उस वक्त भी जो आवाम की राय थी हर एक के सामने थी। इसी तरह 9 मई 2023 का दिन है। 9 मई 2023 के हवाले से ये कहा जाता है कि एक भगदड़ मची, एक एजिटेशन हुई, जिसके नतीजे में रियासत को रद्द अमल दिखाना पड़ा। खान साहब कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी क्यों नहीं होती, हम उसका तकाजा कर रहे हैं। क्यों 9 मई 2023 को एक नहीं 5 मकामात पर CCTV कैमरे जो थे वो जामिद हो गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। वो कहते हैं जिन्होंने उन कैमरों को जामिद किया उनसे पूछो कि 9 मई की प्लान क्या थी। हम कहते हैं अगर हमारे लोग थे तो उनकी शफाफ ट्रायल की जाए, उनको सज़ा दी जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ कि 10 मई को आपने हज़ारों लोगों को पूरे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को आपके पास लिस्टें पहले से मौजूद थी, उन लिस्टों पे अमल करते हुए आपने गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव जाकर लोगों को उठाया, मारा पीटा, घरों में आप दाखिल हुए। ये नहीं हो सकता 9 मई के रद्द अमल के तौर पे। एक प्लान मौजूद थी और हम तकाजा करते हैं जुडिशल कमीशन का, जो इस प्लान के हवाले से जो हमारा नज़रिया है उसकी तहकीक करे। जो नुक्ता नज़र हम पेश कर रहे हैं उसकी तहकीक हो, देखा जाए कि 9 मई को क्या हुआ। हमने हरगिज़ कौमी इदारों पर हमला नहीं किया, हम हरगिज़ किसी कौमी इदारे की तज़हीक के मुर्तकिब ना हुए हैं, ना आइंदा कभी होंगे।
हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मुहिब वतन हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को हम एक मजबूत फ़ौज देखना चाहते हैं जो हमारी सरहदों की हिफाजत करे। हम हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान का कोई इदारा किसी भी हवाले से कमज़ोर हो या उसकी आवाम की नज़र में तज़हीक हो। इमरान खान साहब ने फिर ये कहा बार बार कि आज भी हमारे पास ये मौका है कि हम जिस समत में चल पड़े हैं उस समत पे चलना छोड़ दें, हम कानून और आइन की समत पे चलें। यह मुल्क किसी वाइस रॉय के ज़रिए नहीं चल सकता। अगर कोई ये समझता है कि मोहसिन नकवी साहब या उनकी तरह के और लोग इस मुल्क को चलाएंगे और सिविलियन जो हुक्मरान आपने कठपुतली के तौर पे ला के बिठाए हैं वो सिर्फ तमाशे के लिए बैठे रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम इस पे राज़ी हो जाएगी, इस ढकोसले के तहत पाकिस्तान चलेगा और यहाँ मईशत चलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये वाइस रॉय का दौर नहीं रहा। अब आवाम कान रखती है, ज़ुबान रखती है, आँख रखती है, वो सब कुछ समझती है। पाकिस्तान की आवाम को धुतकारना छोड़ दीजिए, पाकिस्तान की आवाम से मुकालमा कीजिए, पाकिस्तान की आवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे मुकालमा कीजिए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक रोल अदा करेंगे। हमें मत धुतकारिए, हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों की सूरत। हम पाकिस्तान के अवाम को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, पाकिस्तान के तमाम इदारों को हम साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसी में पाकिस्तान की फलाह है। इसीलिए हम आपके सामने पेश हुए हैं और पेश होते रहेंगे। ये जो हमारा नज़रिया है, ये जो हमारा पैगाम है, इमरान खान साहब का पैगाम है, इसको हम दोहराते रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम को जान लेना चाहिए कि सच क्या है। वो जानते हैं कि सच क्या है, वो जानते हैं कि हकीकत क्या है, वो जानते हैं कि फलाह का रास्ता क्या है, और वो अब जानते हैं कि उस रास्ते में कौन उनके सामने खड़ा है, कौन उनकी तरक्की के सामने हायल होता है। वो लोग जो ये समझते हैं कि एक डिक्टेटर, एक नीम मार्शल लॉ किस्म की हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगी, एक धमकी और धौंस पर कायम निज़ाम पाकिस्तान के अवाम को कबूल होगा, तो ये उनकी खाम ख्याली है। ये पाकिस्तान को तरक्की की जानिब ले जाने का मंसूबा हरगिज़ नहीं है। ये किसी के ज़ाती इक़्तिदार या ताकत को दवाम देने का मंसूबा तो हो सकता है, लेकिन यह पाकिस्तान की फलाह का मंसूबा नहीं है। इसलिए हम बार बार पेश होते रहेंगे। आप हमें डराएं, आप हमें धमकाएं, आप हमें उठा लें, मुझे आप उठा लेंगे तो कल कोई और यहाँ बैठा होगा और यही गुफ्तगू करेगा। हम पाकिस्तान के अवाम और आपके ज़मीर को झंझोड़ते रहेंगे। खुदा के लिए आइन और कानून का रास्ता अपनाइए, खुदा के लिए सच्चाई का रास्ता अपनाइए। पाकिस्तान के अवाम को मत धुतकारिए। आप, हम, पाकिस्तान के अवाम सब एक हैं। हम मुक़्तदरा को साथ लेकर चलेंगे, हम अवाम को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अवाम हमसे हैं, हम अवाम में से हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुएब साहब 2 मिनट आपके हैं जी, प्लीज़ बात कर लीजिए। 2 मिनट ज़्यादा नहीं। जी वैसे भी के बाद माशाल्लाह सारी बात ठीक है। आलिया और सलाम। सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू के बाद मैं सिर्फ चंद पॉइंट्स ऐड करूँगा। स्टार्ट मैं करूँगा कि हमारी जो ख़वातीन, जो हमारी बहनें, जिसमें आलिया, हमज़ा और सनम जावेद साहिबा, जो इस वक्त मियाँ वाली या उससे पहले सरगोदा की जेलों में उनको बंद किया गया, उससे पहले लाहौर की जेलों में बंद किया गया, और बहुत सारी और ख़वातीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इनका क्या कसूर है सिवाय इस बात के कि ये PTI को सपोर्ट करती हैं। और इस तरह से सिर्फ़ एक नहीं, हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर्स, हमारे लोग उठाए गए, उनके घरों में छापे मारे गए, उनकी प्रॉपर्टी और जायदादें जब्त की गईं, और उनके ऊपर जो जुल्म व तशद्दुद हुआ वो सब आपके सामने है। वो जिसने मरियम नवाज़ साहिबा, जो डाका ज़नी के ज़रिए इलेक्शन हार के इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो टिकटॉक से बाहर निकलें और उनको समझ आ जानी चाहिए कि इस वक्त जिन ख़वातीन के ऊपर आप जुल्म ढा रही हैं, ये सब दुनिया, पूरी कौम उसको देख रही है। ये रूल ऑफ़ लॉ किसी सूरत नहीं है। और इस तरह लंदन प्लान का जिक्र हुआ, लंदन प्लान के ज़रिए उन बेज़मीर जजेस को भी साथ मिलाया गया जिन्होंने अडियाला जेल में बैठ के जिस अंदाज से सज़ाएँ दी, वो सब आपके सामने हैं। और आज आपने देखा कि किस तरीक़े से जो पिछले कई तारीख़ों से स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए हैं और वो नहीं आ रहे, और वो बदतरीन केस इद्दत वाला, उसकी तारीख़ आगे चली गई। और अगर इमरान खान साहब के केस में ना मुल्ज़िम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है, और एक्स पार्टी विदाउट हेयरिंग उनको सज़ा दे दी गई। लेकिन आज जज साहिबान वो फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी पार्टीज़ को
और इस तरीके से इमरान ख़ान और उनकी बेगम जो पर्दा नशीन खातून हैं उनको सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के नुकसान देने के और उनका कोई एस्पेक्ट नहीं है। वायसराय के हवाले से बात हुई, हमारी जो 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पिटिशन नहीं है वो काजी फाइज ईसा साहब लगाते क्योंकि वो भी तकाज़ा, और इस हवाले से वायसराय के हवाले से बात हुई, वो आपने देखा कि किस तरीके से असल मुक़्तदर ताकत किसके पास है। जैसे सलमान ने बताया कि हम फ़ौज के मुखालिफ नहीं हैं, वो हमारी फ़ौज है, वो ना हो तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे ना हों, मगर जो लोग, जो इस्टेब्लिशमेंट के वो इदारे, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो सियासत में मुदाखलत करती हैं, इंसाफ के ईवानों में घुसती हैं और जजेस को ब्लैकमेल करती हैं और उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाती हैं, तो मुझे बताएं हमारा उनसे इख्तलाफ है। हम उनको मैसेज देते हैं इस तरह रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स ऊपर नहीं वो नीचे जाएगा, और जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वहाँ उस मुल्क वो कभी तरक्की नहीं किया करता। हमारे ओवरसीज़ उस वक्त आएंगे या कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त आएगा जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, जब आपके मुल्क तब तरक्की करेगा जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, आइन की हुक्मरानी होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा, कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ होगी, डॉलर का इनफ्लो तब होगा, क्योंकि इसके बग़ैर और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वो रिफॉर्म्स करेगी, उसके ऊपर लोगों का, हमारे ओवरसीज़ का, पब्लिक का, इंटरनेशनल इन्वेस्टर का उसके ऊपर ट्रस्ट होगा, और तभी ये मुल्क तरक्की करते हैं। और ख़ान साहब ने आज बड़ी खूबसूरत मिसाल दी सिंगापुर की, छोटा सा मुल्क, लेकिन वो क्यों तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में 1.34 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है तो उनके मुल्क में 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जाती है। वजह फ़र्क क्या है? एक फ़र्क है, वो है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और एक बात हम जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारा जो केस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का केस हो, हमारा फॉर्म 45 के हवाले से कोई केस हो, हमारा रिज़र्व सीट्स के हवाले से केस हो, लेकिन कोई केस हमारा सुप्रीम कोर्ट पे नहीं लगता, लेकिन लगते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के लगते हैं, तो वो केस के इंसाफ खुद उठ के जाता है नवाज शरीफ को जनाब एयरपोर्ट पे रिसीव करने। ये है इंसाफ का दोहरा मेयार। क्या इस दोहरे मेयार से आप लोगों के मुंह बंद कर लेंगे? और वो पंजाब पुलिस के आईजी को जिसको वो तमगा दिया गया है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारे फिर जो डाकू, कच्चे के डाकू चंद एक जो इधर फिरते हैं, उनको भी बुलाएं, उनको भी तमगे दें। उनने क्या किया है पूरा 1 साल, सिवाय लोगों के घरों में घुसना, लोगों को उठाना, बदतरीन तशद्दुद करना। और उसकी एक मिसाल अभी इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है उन्होंने दे दी। यानी वो जो टूरिस्ट आते हैं, पंजाब पुलिस उनको हरास करती है, उनको थप्पड़ मारती है, उनको जलील रुस्वा करती है, और वो जा कर के बाहर जा कर के आपका बुरा चेहरा वो वहाँ जा कर के बयान करते हैं, और इस तरीके से आप उनको दे रहे हैं। वर्ल्ड रिपोर्ट आपने देख ली, उसमें क्या हुआ कि पिछले 50 साल की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे महंगाई चली गई है, और इन लोगों को एहसास ही नहीं है। और जिस तरीके से ये मुल्क को चला रहे हैं वो सब आपके सामने है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात हुई, जिले शाह को मारा गया, जहाँ फेंका वो सीसीटीवी फुटेज ख़राब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेज अगले उठा के ले गए, कहते हैं जी हमजा कैंप की सीसीटीवी फुटेज ख़राब थी, GHQ की सीसीटीवी फुटेज ख़राब थी, या उठा के ले गए, और कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। मगर अब जो हुआ है, जहाँ से लेटर लिखे गए हैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वो तमाम लेटर्स जहाँ से लिखे गए हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी ख़राब है। अगर वो सारी सीसीटीवी फुटेज ख़राब हैं तो मैं सवाल करता हूँ कि फिर बेडरूम्स के अंदर जो कैमरे आप लगाते हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज ख़राब क्यों नहीं होती है? तो इसका मतलब है कि जिस तर्ज पे आप इस मुल्क को लेके जाना चाहते हैं ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, और हमें इस पे खुद सोचना पड़ेगा। और आखिरी बात, अब तो जजेस खुद लिख के दे रहे हैं कि जनाब हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो धमका रही हैं, हमारे घरों में कैमरे लगा रही हैं, ये किसी सूरत मुनासिब नहीं है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जी नहीं साहब, बहुत शुक्रिया जी। देखें, 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। 9 मई के हवाले से राय साहब ने भी बात की और शुएब शाहीन साहब ने भी बात की सीसीटीवी कैमरों के हवाले से। 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स खान साहब पे हमला किया गया, वहाँ पर वकला की वर्दियों में नामालूम लोग थे, और उस दिन अल्लाह ताला ने करम किया
हमारी एक ऐसी हिकमत अमली जिसके ऊपर हमने खान साहब को कहा कि आप वापस चले जाएं, गेट के ऊपर उनकी हाजिरी लगी और वो वापस आए, लेकिन उस दिन की भी जो CCTV कैमरे की फुटेजेस हैं वो किधर हैं? हम मुतालबा करते हैं कि वो भी मंजर आम के ऊपर लाई जाएँ और उसके साथ साथ TV चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर, उनकी तकरीर, उनका नाम लेने की पाबंदी लगाई गई है। किस कानून के तहत लगाई गई है? पैमरा जाके अदालत में ये कहता है कि हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर कौन पाबंदी लगा रहा है? क्या ये आज़ाद मुल्क है? हमारे इदारे आज़ाद हैं? यहाँ पर जो सारे मामलात हैं वो क्या आज़ादी से चल रहे हैं? इसके साथ साथ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल देखें, इस हवाले से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो बरी होने वाले हैं, लेकिन जाकर उनको 1 साल सज़ा सुनाकर एहसान जताया जा रहा है जो बेगुनाह लोग हैं। सिविलियन का किसी सूरत मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ ना कानून है ना आइन है। इसके साथ साथ बल्ले के निशान के हवाले से हमारी दरख्वास्त जो है वो स्टिल वहाँ पर पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पास। क्यों नहीं अभी तक सर्टिफिकेट अपलोड किया जा रहा? ये हम मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया है कि वो सर्टिफिकेट अपलोड करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब की दीगर दरख्वास्तें इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पेंडिंग है, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन तमाम दरख्वास्तों को फिक्स किया जाए। एक तो ज़मानतें हैं 9 मई के हवाले से, वो दरख्वास्तें हैं, और एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, उस हवाले से हमारी दरख्वास्त है। इसके अलावा और दीगर दरख्वास्तें जो हम नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आपके सामने सारी चीज़ें लेकर आएंगे कि चीफ साहब आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह हैं, आपका हक बनता है इंसाफ देना। अगर आप आवाम को, कौम को इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कौन इंसाफ देगा? अभी इंतज़ार साहब आपके सामने कर दें नहीं होगा। जी इंतजार पास राजा साहब ने और शोएब शाहीन साहब ने और नईम साहब ने, रऊफ साहब ने आपको अपडेट कर दिया है। मैं सिर्फ एक कमेंट करूंगा, खान साहब का जो पैगाम था वो तकरीबन सारा डिलीवर हो चुका है। एक चीज़ जो मिस हुई है वो मैं ऐड करना चाहूँगा। खान साहब ने 71 के हालात को आज के हालात के साथ कंपेयर किया। उन्होंने फरमाया कि 71 में जो हालात पैदा किए गए उसके नतीजे में मुल्क टूट गया था, लेकिन आज मुल्क नहीं टूटेगा, लेकिन मईशत हमारी जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। और जिस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है वहाँ ना कोई शहरी इदारा रहता है और ना ही उसका कोई मुस्तकबिल होता है। अगर आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है तो पाकिस्तान की आवाम की जानिब से दिया गया 8 फरवरी का मैंडेट जो है उसको वापस किया जाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले जो हैं वो आवाम को ख़ुद करने की इजाज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया। बाकी तफसील होती है जी। सर ये बाकी सारे तो हवालों से बात की, लेकिन जो आज सेनेट का इजलास हुआ है उसमें पीटीआई की तरफ से बाइकाट की वजह से जो एक अनअपोज्ड किस्म की सूरत हाल सामने आई, इसको क्या कहेंगे? जी देखिए, हमारी हुकूमत केपी में जो है इन्होंने केपी के हकूक़ के ऊपर डाका डाला है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि जब केपी की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में मौजूद नहीं है तो हम उस एक्सरसाइज में, जो कि एक फ्रिवलस फ्रॉडुलेंट एक्सरसाइज है, हम उसमें किसी तरीके से भी पार्टिसिपेट करें। केपी के रिप्रेजेंटेशन को टोटली इन्होंने रबिश किया है। और सेनेट जो होती है वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करती है। हमारी पिटिशन जो है वो पेंडिंग है, वो भी नहीं सुनी गई। नहीं, मैंने कल इस बारे में भी, एक तो रिजर्व सीट्स के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, चूँकि असल हमारा मामला वहाँ था, और जो ये फेडरेशन के ऊपर ज़रबकारी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये जुर्म किया है। देखें, फेडरल यूनिट्स को, एक फेडरल यूनिट के बगैर किस तरह सेनेट मुकम्मल हो सकती है? आर्टिकल 60 कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन द सेनेट इज़ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, उसके बाद इलेक्शन होगा। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट तो इलेक्शन हुआ नहीं है, 1/4 तो आपका सेनेट अभी इनकम्प्लीट है।
और उसके लिए मैंने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की है कुछ अपने सेनेटर्स की तरफ से, और उस पर नोटिस हो गए हैं, वो फिक्स है, अभी अनकरीब वो लग जाएगी। तो दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न कि हाई कोर्ट ने कल ऑब्जर्व किया है कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि ये इलेक्शन वॉइड हैं तो हम इसको कलअदम करार दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न जिस पे हमारे पॉलिटिकल लोगों ने ये फैसला किया। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, एक मिनट यार क्वेश्चन करना है। आपने कम से कम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसमें 6 मरतबा से ज़ायद मरतबा तक तमाम साथियों ने एक ही बात की है कि वोट को इज्जत दो, ठीक है। तो जब इस वक्त आप ये बात कर रहे हैं वोट को इज्जत दो, और एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 से ज़ायद मरतबा आपका मुतालबा है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब आपके रिप्रेजेंटेटिव, हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव, आपके साथी बूट जाके रखते थे टॉक शोज में, तो उस वक्त जो है, जरा सुनिएगा, उस वक्त में और इस वक्त में आप कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, तो जिस कोई और मुतालबा, देखिए उस वक्त आप जानते हैं, आप सब सब जानते हैं टॉक शो में बूट रखने वाला कौन था और उनकी वाबस्तगी किसके साथ, और आज भी उन्हीं के साथ है वो। इसलिए ये आपका कहिए, क्या बात करते हैं, वोट दिया है, वोट उसको किसने दिया है? किसने दिया है? हमने जिस वक्त वोट दिया था या टिकट दी थी उस वक्त ये बूटों का काम नहीं करता था। जब उसने बूट वाले काम शुरू किए, उसको जिन लोगों ने वोट दिया उनके वोट आपके सामने। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू।